बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इंसर्ट द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में है उसमें जमहूरियत का तसलसल ज़रूरी है। अभी इंतखाबात में कुछ वक्त बाकी है, लेकिन उसके बावजूद सियासी जमातों की सबबंदी अभी से जारी है। नंबर्स का गेम क्या इतना अहम है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें सोचती हैं कि शायद उनको नंबर्स नहीं मिलने वाले। ये तो एक हकीकत सी नज़र आने लगी है कि नवाज शरीफ साहब अब यहाँ पे आए हैं और वज़ीर आज़म अब जिसको बनना है वो अब सामने चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या एक लाडले को भेज के दूसरे लाडले को लाना या लाडला बनाना क्या पाकिस्तान को बेहतर बना सकेगा? क्या नवाज शरीफ साहब के पास वो पॉलिसीज हैं कि इस वक्त मुल्क जिन हालात में है उन हालात से निकाल सकेंगे? जबकि 16 माह की गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ, आप चाहे वो जितना इनकारी करें, इस वक्त कोई भी जमात उन 16 माह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सियासी जमातों की सबबंदी तो अपनी जगह जारी है, लेकिन एक और खबर जो गर्दिश में है वो ये कि पीटीआई के किसी ना किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो जाएंगे। पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के बाद क्या सूरत हाल अलग होगी? इस वक्त जो अवाम का रद्द-ओ-अमल आ रहा है सियासी शऊर के तौर पर अगर हम देखें तो अवाम की एक बड़ी तादाद अब भी पीटीआई के साथ खड़ी हुई है। लेकिन क्या इलेक्शंस फेयर हो सकेंगे? और जो नई सियासी सबबंदी हो रही है और किसी नई पार्टी की आमद भी है, ये पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरअंदाज करेगा? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में होंगे जनाब एडवोकेट हसन साबिर साहब, आपका ताल्लुक एमक्यूएम से है, और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, जीडीए से आपका ताल्लुक है। मुसर नियाजी पीपल्स पार्टी से आखिर में हमारे साथ होंगी। फिलहाल हम चलते हैं इस वक्त डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब की तरफ। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। सर, आज जो हमें रीसेंट अभी एक नई न्यूज़ आई है करप्शन की दास्तानों पे, करप्शन की दास्तान एक नई सामने आई और एक ऐसी पार्टी के खिलाफ आई जो आई ही करप्शन के खिलाफ नारा लगा के थी, लेकिन पीटीआई की एक सफ़े अव्वल की कारकुन और चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी के असासों पे बात की जा रही है कि 420 के करीब उनके असासे, जो ज़ाहिरी असासे हैं, उसमें इजाफा हुआ, जबकि 15,000 से ऊपर उनके जो गैर ज़ाहिरी असासे उसमें इजाफा हुआ। उससे पहले हम ये देख चुके हैं कि 2020 में, 22 में और अभी जो 16 माह की गवर्नमेंट थी इसमें शहबाज शरीफ के साहबजादे की भी असासों में इजाफा हुआ था। ये तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? हम एक तरफ तो बात करते हैं कि फ़लाँ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, फ़लाँ को बना दिया जाए, लेकिन ये करप्शन वाले मामला क्यों नहीं ख़त्म होते? क्यों हम अभी तक पाकिस्तान हालांकि जिन हालात में हैं इस वक्त लोग उनको चूज़ करते हैं, लाते हैं, लेकिन करप्शन की सूरत हाल बेहतर नहीं होती, बल्कि हम फिर उन लोगों को लाना चाहते हैं जिन पे ऑलरेडी करप्शन साबित हो चुकी है। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता कई अदवार से जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक करप्शन के खिलाफ लड़ाई की जो उम्मीदें बनती हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना वो उम्मीदें टूट जाती है और किसी न किसी हवाले से जो है कोई ऐसे समझौते हो जाते हैं, पॉलिटिकल समझौते हो जाते हैं जिसके तहत जो है ना वो जो इल्जामात लगते हैं या जिन लोगों के ऊपर इल्जामात लगते हैं वो ऐसे वो बरी जिम्मा हो जाते हैं, या कि वो या तो उनके केसेस खत्म हो जाते हैं या ये कि वो इनको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है। तो ये एक डायलेमा है पाकिस्तान की सियासत का, क्योंकि जाहिर है जब इल्जामात लगते हैं तो उसमें मेजॉरिटी गालिबन जो है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से भी हों, लेकिन उनकी ज्यादातर जो 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 इल्जामात हैं वो सियासतदानों के ऊपर ही लगते हैं। तो उस वजह से जो है ना मैं समझता हूँ कि ये अब तक की जो सूरत हाल यही है और ये यकीनन तशवीशनाक है कि जी किसी भी हवाले से जो केसेस हैं वो कल्मिनेशन पे नहीं पहुंचते और कल्मिनेशन से पहले ही किसी न किसी तरह जो है वो रुक जाते हैं और कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई ना कोई एनआरओ जो हो जाता है, जिसकी वजह से जो है मामला आगे नहीं बढ़ पाते। सर, पीटीआई का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ था। ये वो जमात थी जो कि करप्शन के खिलाफ नारा लेके ही आई थी, लेकिन चलें दोषाखाना केस में हम कह सकते हैं कि कहीं झोल हो सकता है। फराह गोगी वाला जो मामला है उस पर क्या आप कहेंगे? एक जमात जो वोट लेती है, एक जमात इसी वजह से वोट लेती है कि वो करप्शन नहीं करती है और आगे भी लोगों की बड़ी तादाद उन्हीं के साथ मौजूद है, लेकिन अचानक से उनके खिलाफ, उनकी एक फ्रंट पर्सन के खिलाफ एक बड़ी चीज साबित हो जाती है। क्या कमेंट करेंगे? और इस पे जो नाजरीन देख रहे हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, जो उसमें भी देखिए ये भी वही बात है। यकीनन मैं समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट पे जो खासतौर पे पंजाब के अंदर जो सेटअप था उनका होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जाहिर है पीटीआई ने एक लंबी अर्सा
और खासतौर पर इमरान खान साहब ने एक लंबी क्रुसेड की थी करप्शन के खिलाफ, और पाकिस्तान की जो सिस्टम था उसके अंदर जो उन्होंने एक नई जहद पैदा करने की जरूर कोशिश की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब के हवाले से जो इल्जाम लगे हैं उनके क्लोज एसोसिएट्स के ऊपर, वो यकीनन जो है ना उनकी अपनी भी साख उससे मुतासर हुई और जो उनकी पार्टी की साख है वो भी मुतासर हुई। लेकिन फिर बात वहीं पे है कि बात इल्जामात की हद तक की है ना, क्योंकि अभी तक कोई केस ट्रायल में नहीं गया, कोई केस जो है ना जो आगे नहीं बढ़ा। वो खातून जिनके बारे में आप बात कर रही हैं तो वो भी जो है मुल्क के अंदर नहीं है, मुल्क से बाहर है। अब किस अंदाज में जो है ना पाकिस्तान के इदारे जो है ना उनको ला सकेंगे मुल्क के अंदर, ताकि उनका जो है ना एक ट्रायल हो या उनके ऊपर जो भी इल्जाम है उनको साबित किया जा सके। अच्छा सर, ये सारी चीजें जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसका एक डिलेमा है, उस डिलेमा का हम आज तक अभी तक शिकार होते चले जा रहे हैं, और इसकी कोई एंड रिजल्ट हमें नजर नहीं आती, जहाँ पे उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ केसेस हैं वो कहीं या तो साबित हो या अदम सबूत की तरफ जाएं। देखो सारे के सारे जो है मामला किसी न किसी तरह एक वेल्ड अंदाज में जो है उसको कवर अप कर दिया जाता है और फिर चीजें खत्म हो जाती हैं, और फिर हम अगली जो है ना इल्जामात की जो है ना तरफ देख रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत जरूरी है कि जी जो भी केसेस हैं वो किसी कल्मिनेशन पे पहुंचे, किसी जगह वो खत्म होने की तरफ पहुंचे। आपकी सियासत पे काफी गहरी नजर है। हमें जिसको चोर साबित करना होता है हम बहुत जल्दी चोर साबित कर सकते हैं। फराह गोगी वाला मामला तो एक तरफ है, हो सकता है कि एक आध महीने में 15 दिन में हमें वो वादा माफ गवाह बन के भी नजर आ जाए। लेकिन इस वक्त जब हमें नवाज शरीफ साहब को चोर साबित करना था तो पूरी मशीनरी लग गई थी उन्हें चोर साबित करने के लिए। अगर हमें जरदारी साहब को करना था तब हमने यही सब कुछ किया था। आगे इस वक्त यूं महसूस होता है कि चूंकि वोटर्स पीटीआई के पास हैं तो अब पीटीआई के ऐसे केसेस को खोला जाएगा, उनको ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा कि जिसमें उनका वोटर मुतासर हो। क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए ये तो अभी सामने चीज नजर आ रही है ना, ये चीज नजर आ रही है, लेकिन ये हो सकता है उसमें कोई सच्चाई भी हो। मैं ये भी नहीं डिनाई करता कि जी उसमें सच्चाई नहीं हो सकती, लेकिन कहने का मकसद है कि वो जो चीज कोई भी प्रोसेस ऐसा हम अभी तक कायम नहीं कर सके जो कि अनडिस्प्यूटेड हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, जहाँ पे जो ना जो भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व किसी भी पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक रखते हैं उनको उसमें जाए बगैर जो है ना वो चीजें जो है उनके खिलाफ हों और फिर वो सबूत की तरफ हम जाएं। ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर अभी तक डिलेमा है, और ये क्वेश्चन मार्क्स जो है ना वो पहले दिन से, चाहे आप एब्डो से शुरू करें, जब सियासतदान एब्डो हुए, उसके बाद जनाब मार्शल लॉ के दौरान जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए जो है लोगों को सजाएं मिली, नाअहलियां हुई, उसके बाद फिर हम ये एहतसाब ब्यूरो बना, फिर एहतसाब ब्यूरो के बाद फिर हम नैब की तरफ आए, और फिर हम जो है मुख्तलिफ एंटी करप्शन के इदारे, मुख्तलिफ इदारे FIA, ये मुख्तलिफ अंदाज में जो है हम पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में जाते हैं, लेकिन उसकी कल्मिनेशन नहीं हो पाती, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, और फिर जो है वो इल्जामात रह जाते हैं, और फिर वही लोग जिनके ऊपर इल्जामात हम लगा रहे होते हैं वही लोग जो है ना दोबारा जो इक़्तिदार में आके कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कोई प्रेसिडेंट बन जाता है या कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो इस हवाले से जो एक अवाम के अंदर जो है ना वो एक डिससेटिस्फेक्शन है इस सारे अमल के अंदर। ऐसे ऐसा मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अवाम इस सारी पॉलिटिक्स से दूर होते चले जा रहे हैं। वो लोग जो जिनको इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए हमारी सियासत के अंदर, वो ये समझ रहे हैं कि जी किसी चीज का कोई फायदा नहीं होता, हम वोट डालते हैं तो उसके नतीजे कुछ और होते हैं, हम वोट अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जो हम जिधर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उधर वोट जा नहीं रही होता। तो ये ऑल अलोंग जो है मैं समझता हूँ कि इससे जो है ना जो पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान की सियासत के अंदर अवाम उन्नास की कम होती चली जा रही है, वो ज्यादातर जो है वो डिमोरलाइज और डिप्रेस हो गया, अक्सर लोग जो है घरों में बैठ जाते हैं। आपका ताल्लुक JDA से है, JDA का अलायंस जो है अब MQM से मिल रहा है, फिर आपकी नून लीग से भी आपका इत्तेहाद हो रहा है। आप ये समझते हैं कि आप सिंध की सियासत में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकेंगे, ये अलायंस दे सकेगा? क्योंकि नून लीग तो सिंध में हमें सिर्फ नाम के सिवा नजर नहीं आती है। यहाँ पे कोई छोटे इलेक्शंस भी होते हैं तो उनका बरकत तक हमें खड़ा हुआ नजर नहीं आता वहां पे। तो अभी जो एक अलायंस बन रहा है वो कितना टफ टाइम दे सकता है पीपल्स पार्टी को? देखिए पीपल्स पार्टी एक इंट्रेंच जमात है सिंध के अंदर, और 15 साल से किसी भी गवर्नमेंट ने हालिया पाकिस्तान की तारीख में 15 साल तक किसी भी सियासी पार्टी ने किसी सूबे को हुकूमत नहीं की। तो एक इंट्रेंच जमात है जिसके अपने स्टेक्स हैं, जिससे
वो एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है कायम हुआ है और जो है ऐसा महसूस होता है कि वो अभी तक वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। केयरटेकर गवर्नमेंट प्रॉब्ली वो फजा नहीं पैदा कर सकी। मतलब ये कि पीपल्स पार्टी वाले दोस्त भी शोर मचाते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, पर कहते तो लेवल प्लेइंग फील्ड सिंध में नहीं मिल रहा। इसी की वो एक कंटिन्यूटी है, जो पहले ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था वही चल रहा है। जो लोगों जो तबादले भी अगर हुए तो कोई शिकारपुर वाला सक्कर चला गया, सक्कर वाला खैरपुर चला गया, खैरपुर वाला हैदराबाद चला गया, और लोग तो वही के वही हैं, वही के वही बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इस सारे अमल के अंदर मैं ये जरूर कहूंगा कि जी एक जीडीए जो है ना एक पोटेंट अलायंस है जो 2018 के अंदर इलेक्शन बना था। और मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे दोस्त दावा करते हैं कि जी ऊपर सिलेक्टेड हुकूमत थी तो नीचे भी सिलेक्शन थी, एक कंप्रोमाइज के तहत जो है 2018 के अंदर मैं समझता हूँ कि जीडीए का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन एक कंप्रोमाइज के तहत उसी गवर्नमेंट को दोबारा मेजोरिटी के साथ ले आया गया। तो मैं अब ये समझता हूँ कि जीडीए एक वाहिद अलायंस है जो सिंध की पॉलिटिक्स में इससे पहले किसी अलायंस ने जो है ना एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक नहीं पहुंचा। सर जीडीए में कौन-कौन सी जमातें शामिल हैं? जी जीडीए में जी हमारी जेटली प्राइमरी पीर साहब पगाड़ा की जो लीडरशिप में पीएमएल फंक्शनल है, फिर नेशनल पीपल्स पार्टी है जितोई साहब की, सिंध यूनाइटेड पार्टी है हमारे अपने जलाल महमूद शाह और जैन शाह साहब की, फिर पलीचू साहब की कौमी अवामी तहरीक है, और पीपीपी वर्कर्स है जिसको मैं लीड करता हूँ। तो हम 5 जमातों का इत्तेहाद है और बड़े बड़े इफेक्टिवली ये इत्तेहाद चल रहा है। और इंशाल्लाह मैं तवक्को करता हूँ आने वाले दिन में बेताश आपको कैंडिडेट जीडीए के प्लेटफॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि क्योंकि एक डिफरेंट सिचुएशन सिंध के अंदर है, तो हम चाहते हैं कि जितनी भी जो जमातें हैं वो 1-to-1 मुकाबले में आए। और उसमें अगर पीएमएलएन के कोई उम्मीदवार है या एमक्यूएम यकीनन कराची की एक बड़ी जमात है, जेयूआई का अपनी प्रेजेंस है कराची के अंदर भी और इंटीरियर सिंध के अंदर भी, तो मैं समझता हूँ कि ये सारे अगर जमातें मिलके 1-to-1 मुकाबले की अगर हम पोजीशन में आते हैं तो फिर यकीनन जो है ना पीपल्स पार्टी या मौजूदा जजाई साहब की जमात को यकीनन जो है ना एक टफ टाइम मिलेगा जी इंशाल्लाह। सर आप इस वक्त 15 सालों की बात कर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने कुछ डिलीवर नहीं किया है सिंध को, और आप ये समझते हैं कि आपका अलायंस जो बनेगा वो डिलीवर करेगा, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं क्योंकि देखें ना सिंध इस वक्त वाहिद सूबा है जो कि बहुत सीरियसली सफर कर रहा है। अगर आप देखें हमारी तालीमी निज़ाम खत्म हो चुका है, हमारा सेहत का निज़ाम खत्म हो चुका है, शहर के शहर हमारे जो है बर्बाद है। जो हम इस वक्त बहुत बड़ा मकरूज सूबा है, वर्ल्ड बैंक के लोन्स लेके पता नहीं कहाँ जो उनको प्रिफरेंस करके जो है वो खत्म कर दिया गया है। स्कूल हमारे 19,000 स्कूल तो गवर्नमेंट खुद पिछली गवर्नमेंट मान के गई कि हमारे बंद पड़े। सैलाब के अंदर हमने कहा कि जी ये घरों के घर इलाकों के इलाके मसमार हो गए सैलाब की वजह से, कहीं पे कोई भी डेवलपमेंट में नजर नहीं आती। सड़कें वैसी की वैसी हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स बंद पड़े हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हमारे बंद पड़े हैं। हमने कहा कि जी 2 लाख हम घर बना के देंगे, मैंने तो एक घर आज तक नहीं देखा कि किसी इलाके के अंदर बना हो जहाँ सैलाब जदगान को उधर से आपने एड आई, वर्ल्ड बैंक से आपने लोन लिया, वो सारे के सारे पता नहीं किधर चले गए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े प्रॉब्लम है सिंध के अंदर। और जैसे अगर कोई सही हुकूमत जो है किसी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में जाती है तो उनको यकीनन जो बहुत बड़े इश्यूज हैं यहाँ पे। बैरिया टाउन का इतना बड़ा इशू आपके सामने नजर आ रहा है, तो किसने उनको जमीनें अलॉट की? एमडीए ने किस तरह वो सारी बैरिया टाउन को जमीनें अलॉट की? आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो खुद पूछ रहे हैं कि ये तो अलॉटमेंट इलीगल है। तो आपने अलॉटमेंट इलीगल करके लाखों लोगों को आपने वहां बसाया, तो वो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कहाँ पहुंची है? वो लोग जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है उनका क्या मुस्तकबिल है? तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े हम बुरहान की तरफ ऐसे से जा रहे हैं। और सिंध के अंदर जो, और खासतौर पर सिंध का सूबा जो कि एक रेवेन्यू अर्निंग सूबा है, अपना सबसे बड़ा रेवेन्यू हम पाकिस्तान की को हम देते हैं। कराची इतना बड़ा शहर है, लेकिन कराची की हालत क्या है आज आप देखें आपके सामने। तो मैं सारे सवाल के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग सारे इकट्ठे होकर 1-to-1 मुकाबले की सूरत में जाते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतर आपको नतीजे आपको मिलेंगे आगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफदर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। मसला सिर्फ यह है कि अवाम के लिए बेहतरी होनी चाहिए और कराची के जो हालात हैं उसमें बेहतरी आनी चाहिए। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद एमक्यूएम के रहनुमा से भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। सिंध की सियासत पे एक बड़ा असर जो है वो यहाँ के स्टेक होल्डर एमक्यूएम का रहता है, लेकिन एमक्यूएम की भी एक अपनी सियासत है। जिसकी अपोजिशन हो उसकी अपोजिशन कर लो, या फिर उनकी ये पॉलिसी है कि हम आवाम की बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए अपने अलाइंस को उस तरह से तरतीब देते हैं ताकि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। जाहिर सी बात है एक उस लेवल पे तो जमात नहीं है कि आप ये कह सकें कि अपने तौर से हुकूमत वो सिंध पे कर सकती है, लेकिन अभी जो उनकी अलाइंस बन रही है वो किस हद तक आगे बेहतरी ला सकती
सकती है? अभी कुछ देर पहले GDA के रहनुमा से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हमारे पास चूंकि GDA में भी 5 जमातें मौजूद हैं, अभी MQM, JUIF और मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद किस हद तक आगे कामयाबी हासिल कर सकेगा? इन सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एडवोकेट हसन साबिर साहब। आपका ताल्लुक MQM से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। सर, क्या समझते हैं इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, सिंध की सियासत, और अभी आपने जो रीसेंट बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे उसमें बॉयकॉट किया था, पहले आपकी पार्टी टूट फूट का शिकार थी, अब एक नए तरीके से आपकी पार्टी सामने आ रही है, कितनी उम्मीदें हैं आपको? और ये जो अलायंस बन रहा है ये किस हद तक इस तरह साबित होगा कि जिस तरह से आप 15 सालों की शिकायत करते हैं कि 15 सालों में कोई खातिर खा सिंध में काम नहीं हुआ, तो आगे आपको किस तरह की बेहतरी की उम्मीदें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। 15 साल वो एक बहुत बड़ा तवील अरसा है। इस 15 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध बिलशुमूल कराची को जिस तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है, उसके लिए शिकायत अब बनती नहीं है। अब उसके लिए तो कोई फार्मूला तय होना चाहिए, उसके लिए तो अब एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार होना चाहिए, उसके लिए तो अब इमरजेंसी बुनियादों पर काम कर किया जाना चाहिए। और उसके लिए MQM हमेशा हम वक्त तैयार ही रही है। MQM ने हमेशा ये कोशिश की है कि अपने शहर, अपने सूबे को इस तरक्की के लेवल पे ले जाया जाए जिससे पाकिस्तान के मईशत का पहिया चल सके। देखिए, कराची जो रेवेन्यू इंजन है इस पाकिस्तान का, कराची सिंध का हिस्सा है, और कराची को डुबोने और कराची को बर्बाद करने वाले वो पॉलिटिशियंस जो 15 साल से, वो पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल से इस सूबे के ऊपर हुक्मरानी कर रही थी, वो सबके सामने आया है। उनकी कारकर्दगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तो शायद ही इस मुल्क के अंदर रहने वाला, बिलखुसूस इस सूबे में रहने वाला कोई बाशिंदा ऐसा हो जो इस बात की कोई एक तारीफ कर सके कि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों, और इससे पहले भी डॉक्टर साहबा, ये 2002 से पहले भी पीपल्स पार्टी ही हुक्मरान रही है सूबे के अंदर। उनको अगर उनकी कारगुजारी देखेंगे तो जो 1971 के बाद से जितनी दफा भी इनको हुकूमत मिली इस मुल्क के अंदर भी, इस सूबे के अंदर भी, उन्होंने सिवाय तबाही बर्बादी ये कुछ नहीं किया। क्या ये गमाजी नहीं करते मेरे नैरेटिव की कि सिंध के अंदर पीने का साफ पानी लोगों को मैसर नहीं है? क्या ये गमाजी नहीं करता? मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ एडवोकेट हसन साबिर साहब, लेकिन कुछ माजी में चले जाते हैं। MQM वाले जब आते हैं तो मैं उनसे ये पूछती हूँ, जब वो कराची का रोना रोते हैं और बताते हैं, मैं भी कराची से हूँ तो मुझे भी अंदाज़ा है, 1985 15 अप्रैल बुशरा बीबी वाला वाक़या होता है। आपकी पार्टी अभी नई नई वजूद में आई होती है, उसके बाद आप लोग उस पर आपको एक हाइप मिलती है, कराची के 60% महाजिर जो आबादी है उसको एक आवाज़ मिल जाती है। उस ज़माने की आप आबादी को देखें तो 80 लाख आपके पास महाजिर थे, और जो यहाँ की आबादी थी इसके अलावा 15 लाख के करीब पश्तून थे। आपके को एक हाइप मिली, लोगों ने आपको एक आवाज़ समझा, और ऐसा नहीं कि आपकी ताकत नहीं थी, आपकी ताकत को हम अपनी आंखों से देख चुके हैं, लेकिन वो भी तो आपके पास ताकत थी, उस वक्त भी तो आप बहुत सारे काम कर सकते थे। अगर आप कहते हैं कि अभी तक मामलात हल नहीं हुए, तो क्या उस वक्त मामलात हल नहीं हो सकते थे कि जब आपके पास पावर थी? अभी हम 92 को एक तरफ रख लेते हैं, अभी आपकी पार्टी की टूट फूट को एक तरफ रख, 2013 को एक तरफ रख लेते हैं, हम आवाम के वो मसाइल की बात करते हैं जो MQM पहले हल कर सकती थी। तो डॉक्टर साहबा, आपने एक तरफ जिस मामले को एक तरफ रख दिया, वही तो इसकी वजह थी कि मामला को हल नहीं करने दिया गया। अगर आप 87 के बाद 92 तो बहुत जल्दी आ गया ना, 5 साल के अंदर 92 आ गया। देखिए, किसी बच्चे को पैदल अपने पांव पे खड़ा होने के लिए एक वक्त दरकार होता है। पार्टी नई बनी, 87 में पहला इलेक्शन जीता, 88 के अंदर वफाक के अंदर और सूबे के अंदर भी नुमाइंदगी हासिल की, और क्या हुआ फिर 92 का ग्रैंड ऑपरेशन, किसके कहने पर किसने उस ऑपरेशन को लीड किया? ये मुंतखब हुकूमतें मौजूद थी ना, तो उन्होंने क्या MQM को लोगों की दाद रसी करने का मौका फराहम किया? नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे। देखिए, ये कोटा सिस्टम के खिलाफ जंग थी। देखिए सर, अगर आप माजी की बात करें तो मुझे करेक्ट कर दीजिए, अदम एतमाद की तहरीक आती है बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, 89 की बात है ना, ये 89 में हुआ था, 90 में हुआ था। उस वक्त आप
इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलते हैं, दूसरी पार्टीज के साथ मिलते हैं, आप गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, उसके बावजूद उनके खिलाफ आप वोटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपके लोगों से भी तो गलती हुई है। अगर डेवलपमेंट के काम ही करने थे तो फिर सियासी तोड़ जोड़ में जाने की क्या जरूरत थी? देखिए लोगों को हुकूक तो कानून के दायरे में रहकर ही दिलवाए जा सकते हैं, आइन में तरमीम करके ही दिलवाए जा सकते हैं, कानून साजी करके ही दिलवाए जा सकते हैं। तो जब तक हम कानून साज इदारे, कानून साज असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे, उस कानून साज असम्बली के तहत नए कवानीन, उस कोटा सिस्टम को खत्म कराने के लिए मुझे बताया ना, आइन के अंदर जब तब्दीली चाहिए थी, एक तरमीम चाहिए थी, और इस मुल्क के मुख्तदर हलकों को ये बात मालूम थी कि इस शहर में रहने वालों के साथ, ये इस पूरे सूबे में मैं कहता हूं कि रहने वालों के साथ, देखिए ये कोटा जो था अर्बन और रूरल सिंध का था, जो आज भी नाफिज है। आज एक नस्ल बूढ़ी हो चुकी है, उसमें एक नस्ल जो है वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गई और एक नस्ल मर खप गई। उस पूरे अरसे के अंदर, 50 साल के अरसे के अंदर कोई क्या गेन कर सका? एमक्यूएम को काम करने का उस तरह से मौका दिया ही नहीं गया। मौका कब मिला? जब 2002 के बाद एमक्यूएम को मौका मिला और एमक्यूएम ने डिलीवर कर दिखाया। उस वक्त जब आप देखें तो वो जो क्लैरिटी के साथ अगर बात करेंगे तो हमें वो 10 साल मिले। 10 साल के अंदर एमक्यूएम डिलीवर करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके बाद फिर एक स्पैन आ गया। उसके बाद फिर जो है इंतशारी कैफियत और एमक्यूएम के ऊपर एफआईआर और एमक्यूएम के अंदर टूट फूट और एमक्यूएम को एक नए कवर और एक नए उसकी जरूरत पेश आने लग गई और आज एमक्यूएम फिर से मुनज़्ज़म हो गई। देखिए, मुनज़्ज़म होने के बाद एक नए जज्बे के साथ इस शहर में रहने वाले, इस सूबे में रहने वालों की खिदमत के जज्बे के साथ जब एमक्यूएम निकली है, इल्हाक करेगी, लोगों से अलायंसेस करेगी, इस नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेगी। एमक्यूएम जब नेशनल पॉलिटिक्स की बात करती है तो लोगों के अंदर एक इज़्तिराब पैदा हो जाता है। मुझे नहीं समझ में आता। देखिए, एमक्यूएम हमेशा 2018 से पहले इस मुल्क की तीसरी बड़ी पार्टी थी, हमेशा से तीसरी बड़ी पार्टी की एसएस असेंबली का हिस्सा बनती थी। लेकिन जब अब आज अगर हम उस अपनी पोजीशन को रिवाइव करने जा रहे हैं तो इस तरह क्यों पैदा हो रहा है? उन हलकों के अंदर जो सिंध की तबाही के जिम्मेदार हैं, जो सिंध को इस नहज के ऊपर ले आए। मैं ये मानती हूँ कि खुलबली जरूर हो रही है, इंतशार है, एक कैफियत पैदा हुई कि एमक्यूएम क्या करने जा रही है। सियासी जमातों को एक तरफ रख दीजिए, आप समझते हैं कि इस वक्त जो आपका वोटर था वो अब भी आपके साथ है? जी बिल्कुल, हमारे साथ है। उसका हम जो अमली मुजाहरा कर रहे हैं वो हमारे टाउन के जलसों के अंदर नजर आ रहा है, वो हमारे यूसी के इजलासेस में नजर आ रहा है, वो आपको हमारी उन पब्लिक गैदरिंग्स में जब हम आवाम के अंदर निकले उनकी मोहब्बत के इजहार के साथ नजर आ रहा है। आपने अभी पिछले दिनों में हमारा मलीर का जलसा, जो हमने सिर्फ एक टाउन के लिहाज से किया था, हमने औरंगी टाउन में सिर्फ उस टाउन का जलसा, लियाकताबाद में उस टाउन का जलसा, उसके बाद बंस रोड की सिर्फ एक यूसी का प्रोग्राम किया, जो हमारा एक कॉर्नर मीटिंग जो जलसे की सूरत इख्तियार कर गई। उससे पहले देखिए, ये एक रात के जलसे नहीं है, इससे पहले लोगों में पब्लिक अवेयरनेस के लिए लोगों में जाके, लोगों में बात करके हम लोगों को बता रहे हैं कि आज एमक्यूएम ही है जो इन तमाम मसाइल को हल कर सकती है, उनको अपना इस शहर को खोया हुआ वकार दिला सकती है, पहचान दिला सकती है शहर के रहने वालों को। और ये किसी भी मजहब, जबान, फिरका, मसलक के बोलने वाले, समझने वाले, मानने वाले हों, वो इस शहर के लिए काम करें, शहर के लिए बात करें। एमक्यूएम उन तमाम लोगों की नुमाइंदा जमात के तौर पर उभर कर सामने आ रही है और इसी वजह से उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो ये नहीं चाहते कि ये शहर जो है वो तरक्की करे, ये सूबा आगे बढ़े और इस मुल्क की तरक्की का जामिन बने। ये माशी हब है, यहाँ से मईशत चलती है पाकिस्तान की। 68% रेवेन्यू आज भी कराची के जरिए पाकिस्तान के खजाने के प्रोग्राम में वक्त कम है, लेकिन मैं जाते हुए एक आपसे क्वेश्चन जरूर मैं करूंगी। आप जब कराची की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं तो अभी हाफिज नईम की सियासत हमें जमात इस्लामी की जो विरसे की सियासत है उससे हमें थोड़ी सी मुख्तलिफ लगती है, वो भी कराची की बात कर रहे हैं। तो जब आप अलायंस बना ही रहते हैं तो क्या जमात इस्लामी से पॉसिबल है कि आप बात करें? देखिए, सियासत में तो सबसे बात की जाती है। इस शहर के लिए हम आज से नहीं, इससे पहले भी कहते हैं कि इस शहर के लिए जो अच्छा सोचे, अच्छी बात करे, उसके पास कोई अच्छा प्लान होगा, एमक्यूएम उसके साथ भी बात करेगी, एमक्यूएम उसके साथ भी जो है वो ताल्लुक अपना बना सकती है। आप जिनकी बात कर रही है वो शायद किसी से बात करने को और किसी की बात सुनने और मानने को तैयार नहीं है। देखिए, वो जमात इस्लामी के सरबराह डॉक्टर सिराजुल हक साहब है। सिराजुल हक साहब
जो पॉलिसी अपनी पार्टी के लिए मुरतब करेंगे सिराज साहब, वही लागू होनी चाहिए, ना कि हाफिज नईम साहब जो सिर्फ एक कराची के नाजिम है, जो उनके नाजिम वाला है उनसे बात की जा सकती है, वो जो पॉलिसी देंगे वो जमात इस्लामी पे लागू हो सकती है। मेरे ख्याल से तो इस वक्त मीडिया को भी इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अगर जमात इस्लामी की पॉलिसी जाननी है तो वो सिराज साहब से जाने। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट हसन साबिर साहब, MQM साहब का ताल्लुक था। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है नून लीग और MQM का इकट्ठा होना और दूसरी छोटी जमातों को उनके साथ मिलना किस हद तक पीपल्स पार्टी पे भारी पड़ सकता है। पीपल्स पार्टी इस वक्त मसाइल का शिकार यूं भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का सबसे बड़ा रोना पीपल्स पार्टी ही रो रही है। एक बार तरफ इस बात की हकीकत भी हम कह सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से एंट्री दी जा रही है और जिस तरह से उनके मामलात को फिक्स किया जा रहा है, ये साफ साफ जाहिर होता है कि जहां कुछ अरसे पहले तक हम जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का राज देख रहे थे और आगे हमें इंतखाबात से पहले ही उनकी सीटें मजबूत होते हुए नजर आ रही थी, और बलूचिस्तान में भी एक बड़ा स्टेक हमें पीपल्स पार्टी का नजर आ रहा था, वो अब कुछ मध्यम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही खुद उनके होम ग्राउंड में ही उनके दूसरे स्टेक होल्डर्स, दूसरे जो लोग हैं, वो भी उनको टफ टाइम दे रहे हैं। किस हद तक पीपल्स पार्टी कामयाब हो सकेगी और आगे इलेक्शंस में कहाँ है, इन सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुसरत नियाजी साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। सलाम। मुसरत नियाजी साहिबा, आपके पार्टी पे बहुत बुरा वक्त आया है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से सियासी जमातों का अलायंस आपके सामने खड़ा हुआ है और नेशनल पॉलिटिक्स में भी आपको कुछ पीछे किया जा रहा है, क्या समझती हैं आपके वोटर्स किस हद तक आपके साथ हैं और आगे इंतखाबात में किस हद तक कामयाबी आप देखती हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, आपको भी याद है माशाल्लाह आप एंकर पर्सन हैं और बहुत अच्छा तज्जिया पेश करती हैं। देखिए, ये मैं नहीं समझती हूँ कि ये नून, शीन, मीम और MQM के A to Z जो है ना मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको वो दौर भी याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए वो कई सितारे, जिसको आप 9 सितारों का नाम दे सकती क्या 9 सितारे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए। तो क्या कर सके, कई मुल्ला हजरात सामने हाल थे कि वो जो है ना मतलब प्रोग्राम के तहत जो है ना उनको लॉन्च किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म किया जा सके। यही इसी शहर कराची के अंदर ज़ियाउल-हक मरदूद ने MQM को लॉन्च किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म किया जा सके। यहीं पे यहाँ पे आपको याद होगी सरवर आवाम हुआ करते थे, उन्होंने पंजाबी पख्तून इत्तेहाद यानी PTI के नाम से तंजीम शुरू की ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म किया जा सके। जिया का इतना लॉन्ग टर्म जो डिक्टेटरशिप थी उसका मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म करना था। मुझे बताएं कि इतने जो इन्होंने ड्रामे किए, उतना सब कुछ किया, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के दिलों से निकाल सके? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों के दिलों से हटकर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम हो सका? अभी देखिए ना, जो इलेक्शन हुए, बलदियाती इलेक्शन हुए, उसमें क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये खत्म कर सके? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद बहुत अच्छे तौर पे जो है ना वो उभरी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तवील जद्दोजहद के बाद पार्टी बनी है और मैं नहीं समझती कि इसको खत्म किया जा सकता है या इसका वोट बैंक चुराया जा सकता है। मुसरत, जब किसी पार्टी को बुरा बनाना होता है या अच्छे बुरे लोग हर जगह ही मौजूद होते हैं, लेकिन ये ख़ास एजेंडे के तहत उस पार्टी के चीज़ों को सामने लाया जाता है। फिलहाल हम एक PTI के ख़िलाफ़ जो चीज़ें देख रहे हैं वो तो है ही, उनकी फ्रंट पर्सन जो थी उनके ख़िलाफ़ भी आज जो चीज़ें थी वो बहुत खुल के सामने मीडिया बता रहा है कि ऐसा हुआ था। लेकिन साथ ही साथ सिंध में भी करप्शन की दास्तानें रोज़ बरोज़ सामने आ रही हैं। अभी जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट अस्पताल वाली बात आप करती हैं और दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं, घमंड मेरा ख्याल है कि वही नाम है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, वहाँ पे भी करप्शन के केसेस को सामने लाया गया है कि वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे करप्शन हो रहे हैं। NICVD की बात आप करते हैं, वहाँ के भी करप्शन को लाया जा रहा है कि वहाँ पे भी बड़ी करप्शन हैं। अभी जो करप्शन के केसेस आगे आ रहे हैं, किस तरह से इसको देखती हैं आप?
सना एक नहीं 1000 करप्शन के केसेस सामने ले आए, हमें खुशी होगी। इदारे मौजूद हैं और जब इदारे मौजूद होते हैं तो लाजमी सी बात है कि इदारे तहकीकात करते हैं और जहाँ पे जब भी कोई काम अच्छा होता है उसके खिलाफ जब अपोजिशन के टाइम पे आते हैं ये करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई ये हरबा नया नहीं है, भले करें 100 बिस्मिल्लाह, हमें उससे ना डरने की जरूरत है और ना हम समझते हैं कि ये चीज हमारे लिए कोई हमें खौफ ज़्यादा कर सकती है। मैंने कहा ना कि जिया और मुशर्रफ जैसा दौर हमें जो है ना, जिया और मुशर्रफ जैसा दौर हमें नहीं डरा सका ना धमका सका, तो हम नहीं समझते कि हम इन चीजों से पीछे हट सकते हैं या हम इन चीजों से खौफजदा होने वाले हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो सामने आ रही है, अभी 2 मेरे साथ गेस्ट मेरे मौजूद थे, एक का ताल्लुक जेडीए से था, एक का ताल्लुक MQM से था। दोनों हजरात ने आके ये बात की कि 15 साल में आपने सिंध का चेहरा बिगाड़ दिया है, डेवलपमेंट के काम नहीं हुए हैं और अब तो 2 टोक फैसले की बात है, अब तो ये प्लानिंग्स भी बहुत दूर रह गई है, अब तो किसी ना किसी तरह से पीपल्स पार्टी को पीछे करना है। ये 15 सालों की कारकर्दगी पे सवाल उठता है बार बार। क्या 15 साल में कुछ डिलीवर नहीं हो सका और क्या अभी जो कुछ सूरत हाल है अभी कराची की स्पेशली, क्या उसकी तमाम की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के कंधों पे आती है? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको कि चाहे कुछ भी करें, अभी आपने किंगा कहा, एक मेरे भाई जीडीए वाले और दूसरे कौन है? सफदर अब्बासी साहब। अच्छा, सफदर भाई को मेरा सलाम। और दूसरे कौन है? MQM से हमारे साथ हसन साहब मौजूद थे। जी हसन साबिर साहब। MQM से मैं ये कहूंगी कि आपका तो तारुफ ना पत्ता गुंडागर्दी, दहशतगर्दी और लूट मार और इस कराची को बिगाड़ने में जो MQM का हाथ है वो किसी से ढका छुप नहीं है। तो हमें उस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि जो कुछ भी कहते रहे हम जवाबदेह हैं अवाम के पास, और जब हम अवाम के पास जाएंगे तो हम अपना जो एहतसाब अवाम हमारा करेगी हम उसको तस्लीम करेंगे। बाकी इदारे जो भी चाहें हम इदारों के सामने फेस करने के लिए इदारों को तैयार हैं। मुसरत, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आपके पास मेयर आपका आ गया, जो आपने कहा था कि मेयर तो जियाला ही होगा, जियाला आ चुका, लेकिन उसके बावजूद भी आपके प्रोग्राम में सना कहा था कि मेयर जो है ना जियाला ही होगा, तो साबित किया कि मेयर आपके पास जियाला है। और आज मैं आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ मुसरत, जियाले को आए हुए भी एक अरसा हो गया ना, लेकिन कराची में कोई बेहतरी कहाँ है? नहीं देखिए, कराची के अंदर काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अगर एक पोस्टर बॉय जो है ना पोस्टर लगा के वो उसके लिए कुछ ना कुछ गलत कहेगा तो मैं नहीं समझती कि वो बेहतर अंदाज होगा कि देखिए काम भी हो रहा है। और इंशाल्लाह मैं आज ही आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ कि वजीर आजम पाकिस्तान भी जियाला होगा और वो मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही होगा इंशाल्लाह। चलें, बड़े वसूख के साथ आप ये कह रही हैं कि जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे, लेकिन वोट के पास क्या नारा आप वोट लेने के लिए जाएंगी अवाम के पास कि आप ये कहें कि जनाब फला ये चीज़ है तो जी पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए? क्योंकि 16 माह भी तो लामहला, आप ये तो कोई नहीं मना कर सकता कि आपकी गवर्नमेंट नहीं थी, आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे। ये 16 माह किसके खाते में आते हैं? देखिए मैं एक बात बताऊँ, 16 माह का जहाँ तक चर्चा है वो सारे जो मेरे सीनियर, मेरा भाई मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आप कह रहे हैं सफदर भाई मौजूद हैं या मौजूद थे, बहरहाल हर शख्स आपको बताएगा कि 16 माह की जो कारकर्दगी थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, आप समझ लें कि इसको ये अपना आप मिटाकर, अपनी शख्सियत को मिटाकर, अपनी सियासत को खत्म करके उन्होंने मुल्क के लिए स्टेप उठाया। और दूसरी बात है जहाँ तक आपने कहा इक़्तिदार में देखिए, अब मेरे पास जो हमारे पास यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो सही मायनों में था वो वजीर खारजा थे। और मुझे आप बताइए क्या एज अ वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो काम नहीं किया जो आज से पहले कोई नहीं कर सका? जहां जिस मुमालिक में गए जहां हमारे ताल्लुकात बहुत कशीदा हो चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आए भी, विजिट भी किए हमारे मुल्क का, और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वेलकम किया, बल्कि बहस किए थे वजीर आजम, आपके वजीर आजम, हमारे वजीर आजम जो उस वक्त थे, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि जो ये यंग ब्लड होते हुए इसके अंदर जो ये कर रहा है और अपनी ऑन पॉकेट से जो काबीना अपने साथ लेके गए, अपनी ऑन पॉकेट से तमाम अखराजात उन्होंने खुद बेयर किए। मैं नहीं समझती कि कोई और इस तरह कर सकता है। आप इस वक्त डील का इल्जाम लगा रहे हैं नून लीग पे, किस हद तक दुरुस्त है ये इल्जाम? आप समझते हैं कि वाकई इनकी डील हुई है? देखिए अगर डील कर रहे हैं या ढील कर रहे हैं ये तो सबको पता है कि
मुजरिम है, मुजरिम है, मुजरिम है। और उसके लिए इतना प्रोटोकॉल और तमाम तर मशीनरी आपकी जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है पंजाब की, वो तमाम मशीनरी इस्तेमाल की गई और एक मुजरिम को जो है ना शाही अंदाज से लाया गया। तो ये पता नहीं, और फिर उसको कंपैरिजन करें, इनको शर्म भी नहीं आती। आई एम सॉरी टू से इंटरप्ट मैं कर रही हूँ आपको मुसर्रत, लेकिन अगर सिंध में कुछ होता है तो सिंध पुलिस भी ऐसे ही लगता है कि वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत और उनकी कोई पार्टी का हिस्सा है। अगर सिंध, देखिए सिंध गवर्नमेंट में अगर सिंध की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो यकीनी सी बात है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्सा है। लेकिन वहां तो इस लोग तो कह रहे हैं ना कि जी वो तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या काम था कि वो ने इस हद तक प्रोटोकॉल देते और इस तरह करते? ये देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, ये इनके जो चट्टे वो खोल रही हैं। तो और फिर दूसरी बात है, कल तक इन्होंने एमक्यूएम वालों को, मेरी समझ में नहीं आती क्या, कल तक इन्होंने एमक्यूएम के दफातर बंद किए, इन्होंने एमक्यूएम का 90 उसको बंद किया, इन्हीं पे केसेस बनाए, आज वो जाके उनके साथ बैठ गए। तो देखिए ये सब कुछ अगर कर रहे हैं तो फिर ये समझ के कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम पीछे धकेल देंगे तो क्या इनकी भूल है? अब 9 जमातों का मैंने आपको मिसाल दी, ये सारे मिलकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें तो हम इन्हें वेलकम करेंगे। अगर आप एमक्यूएम की बात कर रही है तो एमक्यूएम का कुचलने में एमक्यूएम ने जो कुछ अपने साथ जो किया सो किया, लेकिन सिर्फ नून लीग नहीं थी इसमें, पीपल्स पार्टी ने भी बहुत कुछ किया है एमक्यूएम के साथ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं नहीं समझती कभी भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सनत तारीख रही है कि उन्होंने अपने बदतरीन हरीफ के साथ भी ना कभी केसेस बनाए हैं, ना हम कहते कि अभी खान साहब मौजूद है ना, तो जितनी दफा मेरे चेयरमैन ने कहा है, हर दफा कहा है कि कोई भी इन पे पाबंदी लग रही थी पीटीआई पे, तो उन्होंने कहा नहीं, किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन कह रहा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हक हासिल है कि वो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले। हम तो नहीं कहते कि जी हम कहते हैं कि जनाब बराबरी की सतह पर इलेक्शन भी उतरा जाए और सही मायनों में इलेक्शन हो 2018 वाला सिलेक्शन। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है वो तो फिर एक और लाडले की मुंतखबी नजर आ रही है, आपको नहीं लगता इस तरह से? देखिए, एक लाडले ने मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया, अगर दूसरा लाडला भी अवाम की मर्जी के खिलाफ आएगा तो खुदा ना खास्ता वो क्या करेगा, मेरे मुंह में खाक, तो फिर अवाम और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं। इस वक्त चलिए मुसरत एक तरफ रखते हैं चीज़ों को, जो इलेक्शंस होने चाह रहे हैं, क्या उस पर कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगी कि किस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं और क्या इतने तजर्बों के बाद जो फैसला साज हैं उनको क्या अब एक फेयर इलेक्शंस का भी तजर्बा नहीं कर लेना चाहिए? मैं समझती हूँ कि देखें, फेयर इलेक्शन हर एक जमात के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अहम है। देखिए, फेयर इलेक्शन हो, जो भी मुंतखब होता है उसके हक में इक़्तिदार उसके हाथ में दे दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर अंदाज से सोचे, अवाम की बेहतर अंदाज सोचे, वो इंडिपेंडेंट हो, वो मातहत ना हो, हर इदारा अपने तय खुद काम करे। तो मैं समझती हूँ कि ये जो इस नेज पे हमारा मुल्क खड़ा है वो ना होता। बहुत शुक्रिया मुसर्रत नियाज़ी मेरे साथ मौजूद थी। सब इलेक्शन के फेयर होने की बात करते हैं, लेकिन 2008 के इलेक्शंस को भी याद रखना चाहिए, वो फिर फेयर थे कि नहीं थे। 2013, 2018 और आगे होने वाले इलेक्शन 2024 के सवाल ज़रूर उठता है कि फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान की कितनी नीड है, इस वक्त कितनी ज़रूरत है कि फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। वही बात जो होती है कि अगर आप वाकई मुल्क में बहुत सारे तजर्बे आप कर चुके हैं, एक लाडले का तजर्बा हुआ, चले लाडला आप कहते हैं, तो क्या दूसरा भी जो है जिसका तजर्बा होने चाह रहा है वो भी लाडला है, तो वो तजर्बा नया नहीं है, ये वो तजर्बा है जो पहले भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो लिहाजा किसी भी तजर्बे को करते हुए ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि अब पाकिस्तान उस नहज पे नहीं है कि इस पर मज़ीद तजर्बात किए जाएं। मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।